हाय फेट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज के पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव की नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने बोला तो था कि लास्ट पार्ट में मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, बट जो लोग उत्तराखंड से होंगे उन्हें पता होगा कि आजकल यहाँ पे किस तरीके का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक ही वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा था और मैं वो अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर रही थी। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मैं माफ़ कर दीजिएगा, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कंटिन्यू इस चैनल को करते रहूँगी, क्योंकि ये चैनल ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है। तो अगर ये मुझे कहीं से कहीं तक अनफ्रीज होने के आसार इसमें नज़र आते हैं तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो शायद मैं अपने लिए एक नया चैनल बना लूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं उसकी अपडेट भी आप लोगों को ज़रूर दे दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब यहाँ पे लैन वांगजी और जेंग चेन दोनों ही फिर से वेंस के ऊपर हमला करने की सोच रहे होते हैं, तो उन्हें नेक्स्ट डे अपडेट मिलता है कि वेंसू को किसी ने मार डाला। वैसे तो हमने अनटेम्प्ट में देखा था कि वेंसू को नियमिंगजू ने मारा था, लेकिन यहाँ पे उसको भी विंग नहीं मार दिया। हमारी इमेजिनेशन है, कुछ भी हो सकता है। इस बात की जब खबर सभी लोगों को लगी तो सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, कौन है ऐसा जो कि सेम चीज़ हमारी तरह चाहता है। आई मीन हम लोगों की तरह सेम चीज़ वो भी चाहता है, क्योंकि किसी के माइंड में अभी तक विंग नहीं आया था। अभी तक विंग का जो रोल था वो एकदम ऐसा था जहाँ पे वो मार धाड़ कब करना चाहता था। हाँ, उसे कल्टिवेशन पसंद थी, उसे शॉर्ट फाइटिंग पसंद थी, उसे तीरंदाजी हर एक चीज़ पसंद था, बट पसंद और उसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाना जहाँ पे लोगों की जान जा रही है, वहाँ पे वो नहीं चाहता था। जितनी हद तक हो सके वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता था, बट यहाँ पे हर एक चीज़ को देख के ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल है। यहाँ पे नेक्स्ट डे लैन वांगजी और जैन चेंग फिर से यहाँ पे प्रस्ताव रखते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, और इस बात की उन्हें अनुमति भी मिल चुकी थी, और वो लोग बहुत जल्दी ही वेंस की तरफ यानी कि किसान की तरफ बढ़ चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ लाशें ही पड़ी हुई थी। लोगों के मृत शरीर ही वहाँ पे पड़े हुए थे। ये देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे। उन्हें अभी तक कहीं ना कहीं होप थी कि शायद वो विंग हो सकता है, बट अब जो वो लोग देख रहे थे ना सामने, उसे देख के उन्हें लग नहीं रहा था कि ये विंग का कर्तव्य होगा। क्योंकि विंग मतलब ये माना जा सकता है कि वेंस को लेके उसे नफरत होगी, वेंस को लेके वो ये सब कुछ करना चाहता होगा, लेकिन निर्दोष लोगों को मारना उसकी हैबिट कभी भी नहीं थी। वो हमेशा एक निर्दोष इंसान के लिए लड़ सकता था, सिर्फ एक। बाकी तो दूर की बात रही, अगर एक निर्दोष इंसान भी है ना तो उसके लिए भी वो लड़ सकता था, अपने बारे में सोचे भी ना। तो यहाँ पे इतने लोगों को तो वो नहीं मारेगा। लैन वांगजी और जैन चेंग आगे बढ़ते हैं तो आगे का नज़ारा और भी खतरनाक था। यहाँ पे लोग जिस हालत में मरे हुए थे ना, वो हालत देखने लायक नहीं थी। कुछ लोगों के तो शरीर के इतने टुकड़े थे कि उनके टुकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए ना तो भी उसमें से कुछ टुकड़े मिसिंग ही मिलेंगे। बहुत मतलब अजीबोगरीब तरीके से उन लोगों की हत्या की गई थी, या फिर ये कहो कि वो लोग हत्या की गई थी, उन्होंने आत्महत्या की थी या एक्सीडेंट था, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद फाइनली उन्हें यहाँ पे कोई सैनिक आके बताता है कि उन्होंने पूरा जो मेंशन था ना, जो अंदर महल था, उसे चेक कर लिया है, बट उस महल में वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक लड़की जो कि लटकी हुई है, और दो इंसान जो कि उन्हें तहखाने में कैद मिले हैं। यहाँ पे लैन वांगजी उस तरफ बढ़ता है जहाँ वो लड़की लटकी हुई थी, और जैन चेंग उस तरफ जहाँ वो तहखाने की बात की गई थी। वहाँ जाने के बाद उसे वैन किंग दिखती है। पहले तो उसे बहुत नफरत हो रही थी उसे देख के, बट फिर से उसे याद आता है कि उसकी लाइफ को सेव करने वाली वही थी, तो उसने थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाते हुए उसको छोड़ने का यहाँ पे डिसीजन लिया था। यहाँ पे उसे छोड़ देने के बाद फिर से वो भी लैन वांगजी के पास जाता है, तो वहाँ जाके वो देखता है कि जो लड़की लटकी हुई थी वो वांग लिंगजाओ थी, और बस यही देखना काफ़ी था उसके लिए। उसका मन इस वक्त ऐसा था कि
ये जिंदा है या मरी हुई है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं इसके शरीर के हर एक हिस्से को इसके शरीर से दूर करना चाहता हूँ। उसने अपने जीडियन का यूज़ करना चाहा, बट वहाँ पे लैन जी ने उसको रोकते हुए बोला कि वो ऑलरेडी मर चुकी है। तो यहाँ पे जैन चैंग गुस्से से बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा कबीला तबाह हो गया। अगर ये उस वक्त वेन जूलियो को और ज़्यादा प्रोवोक नहीं करती तो शायद वो सब कुछ नहीं होता। मानता हूँ मेरे पेरेंट्स को मैं ऑलरेडी खो चुका था, एटलीस्ट मैं अपनी बेबी को नहीं खोता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख पा रहा था कि वेन जूलियो की आंखें कुछ पल के लिए नम हुई थी। हालांकि नफरत वेन जूलियो के लिए भी उतनी ही थी, लेकिन हाँ वो इस वक्त वांग लिंगजाओ को देख के एक चीज़ अपने मन में सोच रहा था कि ये मेन कारण थी। वो फिर भी अपने आप को लैन वांग जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वांग लिंगजाओ पे वो अटैक करना चाहता था। तो यहाँ पे लैन वांग जी जैन चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारी पावर को सेव करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेन आरोपी बाहर घूम रहे हैं और तुम्हें उनके लिए अपनी पावर को बचाना होगा। यहाँ पे जैन चैंग फिर भी उसकी बात ना मानते हुए एक बार उस जीडियन का इस्तेमाल करता ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो इस वक्त उसके शरीर पे नहीं, जिस रस्सी से वो लटकी हुई थी उस रस्सी पे करता है और उस रस्सी को काट के उसका जो शरीर था ना वो जमीन पे फेंक देता है। यहाँ से बाहर आते हुए वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसे कहीं फेंक आए, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इसका अंतिम संस्कार किया जाए। यहाँ पे उसका ऐसा कहना और साथ ही साथ उनको समझाया भी जाता है कि किसी ऐसी जगह फेंकना जहाँ से ये दोबारा वापस ना आ सके, आत्मा के रूप में भी नहीं। कुछ सैनिक दोबारा से उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वेन चाओ और वेन जूलियो को इस वक्त यीलिंग में देखा गया है। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी लैन वांग जी और जैन चैंग उस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शायद इस बार भी उन्हें लेट हो चुका था, क्योंकि जब तक वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब तक वेन जूलियो मारा जा चुका था। हाँ, वेन जूलियो मारा जा चुका था और जैन चैंग इस वक्त जिसने वेन जूलियो को मारा था उसके कदमों में अपने लिए भीख मांग रहा था कि वो उसे छोड़ दे। हालांकि उसकी दशा पहले ही मौत से भी बदतर कर दी गई थी, लेकिन अभी भी वो बस अपनी सांसें चाहता था। यहाँ पे वो इंसान उसे लात मारते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें छोड़ना मतलब इस कल्टिवेशन वर्ड पे तबाही को छोड़ देना है। तुम्हें छोड़ना मतलब अपने सेक्ट को जो बर्बाद होते हुए हम लोगों ने अपने सामने देखा है उसको बढ़ावा देना है। तुम्हें छोड़ना मतलब अपने भाई के साथ हुए अत्याचारों को भूल जाना है, जो मैं कभी नहीं कर सकता। यहाँ पे लैन वांग जी और जैन चैंग दूर से इस नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन ये आवाज़ जो कि चारों तरफ गूंज रही थी उससे फाइनली वो समझ चुके थे कि ये सच में कोई और नहीं वीइंग ही है। वीइंग ने अपने फ्लूट को अब बजाना बंद कर दिया था, क्योंकि अब जो कि सामने वाला इंसान था ना उसे वो बस तड़पा के मारना चाहता था। यहाँ पे एक सैनिक की तलवार पड़ी हुई थी और विंग ने उस तलवार को लिया और हल्के हल्के से कट उसके पूरे शरीर में लगाना स्टार्ट किया। जैन चैंग ये देख के कहीं ना कहीं सुकून महसूस कर रहा था कि उसका बदला पूरा हो रहा है, लेकिन लैन वांग जी क्लियरली देख पा रहा था कि विंग अपनी इंसानियत भूल रहा है, वो अपनी क्रूरता पे आ रहा है। अपनी क्रूरलनेस उसमें इतनी हावी हो चुकी है कि वो ये भी नहीं देख पा रहा कि वो क्या कर रहा है। एक झटके में जिसे वो मौत दे सकता है वो उसे तड़पा रहा है। हालांकि इस वक्त विंग जो कर रहा था वो कुछ गलत भी नहीं था और ना ही वो किसी रिसेंटफुल एनर्जी के वश में आके कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है गलत का अंत गलत ही होता है। गलत के साथ गलत ना करके उसको एक झटके में मौत दे देना ये उसकी एक पुण्य के काम होंगे, जो उसने किए होंगे उसका ही फल होगा। लेकिन वेन चाओ ने तो यहाँ पे अपने जितने भी पुण्य किए थे ना वो झटके में ही तबाह कर दिए थे। जब उसने जांग्स पे अटैक किया था, लेंस पे अटैक किया था, इवन एक प्रेग्नेंट ओमेगा पे अटैक किया था। फाइनली लैन वांग जी ये देख नहीं पाया, वो फ्लाई करते हुए विंग के पास पहुंचता है, उसके हाथ से उस तलवार को छीनते हुए बोलता है क्या कर रहे हो, तुम उसे एक झटके में मौत क्यों नहीं दे देते। तो विंग जो कि यहाँ पे ये देख के शौक था कि यहाँ पे लैन वांग जी कैसे पहुँच सकता है, क्योंकि वो तो वेन जूलियो और वेन चाओ का पीछा जो था ना वो सीक्रेटली कर रहा था और किसी को पता भी नहीं था। तो क्या ये लोग पहले से इन दोनों को ढूंढ रहे थे। लेकिन जो भी हो
यहाँ पे विंग इन बातों को थोड़ी देर के लिए भूलते हुए लहरवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे इसे एक झटके में मारना चाहिए? मैं ये नहीं सोचता, मेरे हिसाब से इस इंसान को जितना तड़पाया जाए ना उतना कम है। मैं इसके अंतिम सांस तक इसे सब तड़पाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कब तक अपने जिंदगी के भीख को मौत में नहीं बदलता। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इसके शरीर में कितना खून है और कितना मैं बहा सकता हूँ। मैं इसको इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। यहाँ पे लैनवांग जी विंग के फेस को ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि उसका फेस जो था ना इस वक्त कम्प्लीटली चेंज था। आंसू से भरा हुआ मुंह, आंख एकदम डार्क रेड, फेस पे हद से ज्यादा गुस्सा और दांत जो कि वो अभी भी पीस रहा था ये सोच के कि लैनवांग जी उसे छोड़ क्यों नहीं देता। वो उस इंसान को बहुत अच्छी सजा देना चाहता है। यहाँ पे जब लैनवांग जी पहुंच चुका था तो वैन चाओ को एक होप मिल चुकी थी, क्योंकि वैन चाओ अच्छे से जानता था कि लैनवांग जी किस सेक्ट को बिलोंग करता है। अगर एक बार उसे माफ़ी मांग ली जाए तो शायद उसे माफ़ कर सकता है। वैन चाओ ने लैनवांग जी के कदमों को, उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसको बोला कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, प्लीज़ उसे छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने पैरों को उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोलता है, कभी नहीं, तुम्हें छोड़ना मतलब अपने सेक्ट पे हुए अत्याचारों को भूल जाना है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से तड़पो, इसलिए तुम्हें एक सिंपल मौत तो मैं दे ही सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी वीचिन को अपने म्यान से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो उसके शरीर के आर पार उसे करने वाला था, वैसे ही जेनचेंग वहां आ चुका था और अपने तलवार से उसके तलवार के वार को रोकते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, विंग जो कर रहा है एकदम सही है। विंग, चिंता मत करो, अब मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर पाए। यहाँ पे जेनचेंग वैन चाओ की जो हालत अब बना रहा था ना, वो हद से ज्यादा गंदी थी। उसके फिंगर्स को काटना, उसकी आंखों पे वार करना, उसके दांतों को निकालना, उसके नेल्स को निकालना, पता नहीं क्या क्या इस वक्त वो कर रहा था। और हर एक बार वो बस यही बोला जा रहा था कि तुमने एक मासूम की जान ली है। चलो ठीक है, बाकी लोग हम इन्वॉल्व थे कल्टिवेशन वर्ल्ड में, ये सब कुछ चलते रहता है, लेकिन उस एक छोटे से बच्चे की क्या गलती थी जो तुम्हारी वजह से मारा गया? मेरी क्या गलती थी जो अब मैं तुम्हारी वजह से कभी इस हैप्पीनेस को पा ही नहीं पाऊंगा? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है, तो तुम्हें इस तरीके से मारना मतलब मैं अपने आप को शांति दे रहा हूँ। यहाँ पे फाइनली उसकी हालत बद से बदतर कर देने के बाद भी एक बार फिर से उस पर अटैक करता है और उसके हाथ में जो तलवार थी उसको उसके शरीर के आर पार कर देता है। और यहाँ पे विंग जेनचेंग को सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम इसे वहीं फेंक दे जहाँ इसने मुझे फेंका था। यहाँ पे जेनचेंग और लैनवांग जी दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और उसके बाद विंग को देख रहे थे। क्या मतलब है कि इसको कहाँ फेंका गया था? तो यहाँ पे जेनचेंग और लैनवांग जी एक साथ विंग से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी और जेनचेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, लंबी स्टोरी है, हम बाद में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में सोचते हैं। सेम वैसा ही किया गया जैसा कि विंग ने बोला था। उसे आत्माओं के कब्रिस्तान यानी कि ब्यूरल माउंट में फेंक दिया गया था। और दूसरी तरफ विंग और लैनवांग जी के साथ साथ जेनचेंग भी एक साथ बैठे हुए थे और विंग उन्हें बता रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। लेकिन विंग शायद अभी भी कुछ छुपा रहा था, ऐसा लैनवांग जी को महसूस हो रहा था। बट हाँ, लैनवांग जी इस बात से खुश था कि फाइनली 3 महीने के बाद ही सही उसे विंग मिला तो सही। इसी के साथ लैनवांग जी विंग से बोलता है कि हमें अभी के अभी गोसुल लूटना होगा, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है अपने सेक्ट को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे जेनचेंग बोलता है, मुझे भी सेव यही करना है। फिलहाल किंगे में हर एक चीज़ शांतिपूर्वक चल रही है और उन्होंने बोला है कि 2 दिन के बाद मीटिंग होगी, तो हम तब वापस जा सकते हैं यहाँ से। इन तीनों के ही रास्ते अलग हो चुके थे। जेनचेंग अपने सेक्ट के लिए निकल चुका था, तो वहीं लैनवांग जी और विंग अपने सेक्ट के लिए निकल चुके थे। ऑलमोस्ट मिडनाइट तक वो अपने अपने सेक्ट पहुंच भी चुके थे। यहाँ पे विंग फाइनली 3 महीने के बाद जब अपने रूम में अपनी जिंक्सी में आता है तो वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसे वार्मनेस फील हो रही थी, उसे हैप्पीनेस फील हो रही थी।
क्योंकि ये जगह उसने बहुत ज़्यादा मिस किया था। यहाँ पे अपने और लैन वांग जी के उन सारे मोमेंट्स को याद किया था जो कि उन दोनों ने एक साथ स्पेंड किए थे। लैन वांग जी खाने के बर्तनों को बाहर रख के आ चुका था और फाइनली वो भी रूम के अंदर आ चुका था। जैसे ही उसने देखा कि विंग खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा है तो उसने एक पल का और इंतज़ार नहीं किया। विंग की तरफ जाते हुए उसे बैकअप करते हुए उसके शोल्डर पे अपने सर को रखते हुए एक सॉफ्ट वॉइस में बोला, क्या तुम ठीक हो विंग? क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? तो यहाँ पे विंग एक पल के लिए नर्वस हो चुका था। उसे लगने लगा था कि कहीं लैनवांग जी को समझ तो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे विंग नर्वस स्माइल के साथ विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए थी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो यहाँ पे लैनवांग जी की विंग के फेस में आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोलता है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो। यहाँ पे विंग इस बात को चेंज करने के लिए लैनवांग जी के नेक में अपने हाथों को रखते हुए उन्हें रैप करता है। उसके बाद उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस करने के बाद बोलता है, इन बातों को छोड़ो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है? तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, इस बात के लिए ना बोलना एकदम गलत होगा। हाँ, मैंने तुम्हें हद से ज़्यादा मिस किया है। लैनवांग जी विंग को टाइटली हक करता है। तो यहाँ पे विंग का जो डेविल माइंड था ना वो थोड़ा एक्टिवेट हो चुका था। यहाँ पे लैनवांग जी इस मोमेंट को पीसफुली जीना चाहता था, बट शायद विंग ऐसा नहीं चाहता था। विंग ने अपने लिप्स को लैनवांग जी के नेक पे हल्के हल्के से टच करना स्टार्ट किया, जहाँ से लैनवांग जी थोड़ा बहुत ना अराउस्ड फील करने लगा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थक चुके हो? तो यहाँ पे विंग बोलता है, अपने लैनवांग जी के लिए नहीं, प्लीज़ लैनजान कंटिन्यू करते हैं ना। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे विंग पाउट बनाते हुए बोलता है, तो तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। तो यहाँ पे अब शायद ये बात मेल ईगो पे आ चुकी थी या फिर लैनवांग जी की ईगो पे आ चुकी थी, इसलिए लैनवांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? ठीक है। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी ने एक और शब्द आगे नहीं बोला, विंग के नेक के पीछे हाथ डाला, उसको अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स पे बहुत रफली किस करना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक किस तब तक सॉफ्ट था जब तक सिर्फ किस चल रहा था, बट ये किस और भी ज़्यादा रफ हो गया जब लैनवांग जी ने उसके लिप्स को बाइट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से विंग के का माउथ ओपन हो चुका था और लैनवांग जी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने टंग को उसके माउथ में इंसर्ट कर दिया था और ये डीप किस और भी ज़्यादा डीप होने लगा था। लैनवांग जी इतना रफ था कि विंग को महसूस हो रहा था कि उसके जो लिप्स है ना वो ब्लीडिंग करने लगे हैं, यानी कि ब्लड वहाँ से निकलने लगा है, बट फिर भी उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से उसने लैनवांग जी को बिल्कुल भी मना नहीं किया। इवन उसका उसी तरीके से साथ दिया जैसे कि लैनवांग जी खुद कर रहा था। उन दोनों की इस किस के चलते वो लोग कब बेड पे आ चुके थे, कब एक दूसरे के क्लोथ्स को रिमूव कर चुके थे और कब एक दूसरे को फील करने लगे थे, ये उन दोनों को पता ही नहीं चला। वो दोनों इतना खोए हुए थे कि उन दोनों को ये भी पता नहीं चला कि उनकी स्किन स्लैपिंग और साथ साथ मॉर्निंग की आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। और आज तो विंग ने किसी स्पेल का, किसी तलिस्मान का यूज़ भी नहीं किया था, जिसके चलते जिंसी के अंदर की आवाज़ें बाहर ना जा सके। और वैसे भी लैनवांग की बेड में हमेशा ही वॉल्ट था, जिसकी वजह से विंग की आवाज़ें कहाँ तक जा सकती हैं ये खुद विंग को तक नहीं पता था। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर जानता था कि अगर वो तालिस्मान का यूज़ ना करे, स्पेल का यूज़ ना करे, तो शायद नेक्स्ट मॉर्निंग उसे एम्बैरेस्ड फील होना पड़ सकता है। लेकिन शायद अभी वो भूल चुका था, जिसकी वजह से मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि कल विंग को सच में एम्बैरेस्ड फील होना ही पड़ेगा। खैर, ये तो इनका मैटर है, ये जाने। मेरा मैटर जो है वो मैं जानती हूँ कि इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत ज़्यादा हो चुका है, इन दोनों को एंजॉय करने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। और एक और बात, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे इस चैनल के साथ क्या करना चाहिए। थैंक यू।